हाय, दिस इज जीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीटेट की सीरीज फॉर साइंस पेपर 2। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, आई होप आपने जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हुई हैं अभी तक वो सारी आपने देखी होंगी। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस आप जरूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं वो वीडियोज़। अच्छा, वीडियो में हम कैसे डिस्कस करते हैं, हम पहले कंटेंट करेंगे, ठीक है। कंटेंट के बाद फिर उसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा पैटर्न जो है चलता आ रहा है। तो आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले इसका कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके पीवाईक्यूज जितने भी आए हुए हैं। एंड इसमें एक और टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल का। तो नाइट्रोजन साइकिल हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें मैंने ऐड नहीं किया वो टॉपिक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार मैं स्लाइड्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं हम आज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, ठीक है। 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है क्लास इनको, माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो 5 के 5 ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फिर उसके अलावा व्हाई इट इज यूजफुल फॉर अस, सॉरी हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस एंड हाउ इट इज हार्मफुल फॉर अस, ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद करेंगे फूड पॉइजनिंग, ओके। उसके बाद फूड पॉइजनिंग कर लेंगे। एंड तो ये सारी स्लाइड्स हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। ये सारे पीवाईक्यूज हैं, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं मैंने। तो टोटल 12 क्वेश्चन है, ये सारे डिस्कस करके फिर हमारी क्लास हो जाएगी कंप्लीट। एंड अच्छा, ये जो नोट्स है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे, तो उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जितनी भी अभी तक वीडियोस हुई हैं उन सबके नोट्स वहीं पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप अपनी आज की क्लास। हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस एकेडमी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो का मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वी कांट सी इट विद आवर नेक्ड आइज, हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। इतने सूक्ष्म जीव, इतने छोटे जीव होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। So the living organism which cannot be seen with the naked eye and can only be observed through a microscope are called microorganisms, और इसे इन्हें microbes भी कहते हैं, okay? So microorganisms may be unicellular और multicellular। ये जो microorganism है, unicellular मतलब single celled, सिंगल, जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है। एंड एवरीथिंग, जैसे वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन सारे कामों के लिए, उन सारे पर्पस के लिए सिर्फ एक सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, तो जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर होते हैं जिनके पास मल्टीपल सेल है, जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी जो बॉडी है ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी इज अ मल्टी सेलुलर, तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, लाइक बैक्टीरिया जो कि यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर है, जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, प्लस प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं एंड यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं कि मैंने जब सेल वाला टॉपिक हमने किया था वहां मैंने आपको बताया था। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनकी बॉडी में न्यूक्लियस जो है ना प्रेजेंट ही नहीं होता, उनका जो डीएनए है वो उनके न्यूक्लियाइड रीजन में प्रेजेंट होता है, उनका जो न्यूक्लियस, सॉरी ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो न्यूक्लियाइड में प्रेजेंट है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के पास प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये हमारा न्यूक्लियस है। और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स का जो ये है
न्यूक्लियस है ना, इसमें ही इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। जो इनका डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने डिस्कवर किया था, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटनी वैन ल्यूनहोक। फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था, दैट वाज एंटनी वैन ल्यूनहोक। तो इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, 1674 में ये बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे इन्होंने 1674 में। और प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ 1676 में इन्होंने डिस्कवर किए थे। प्रोटोजोआ 1676। तो जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज की थी? तो दैट वाज एंटनी वैन ल्यूनहोक। ओके, तो ये हो गया हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब इसकी हम करेंगे क्लासिफिकेशन की। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फिफ्थ वन इज वायरस। अभी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे जो हमारे फर्स्ट, बार बार आप बोलोगे आप हमारे हमारे क्यों कर रहे हो? ये जो फर्स्ट 4 ऑर्गेनिजम्स है ना, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वायरस से बिल्कुल अलग है। मतलब वायरस थोड़ा सा सेपरेट अलग है इन चारों के कंपैरिजन। वाई वायरस इज डिफरेंट? वायरस डिफरेंट क्यों है इन चारों से, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर लेते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ये अपना इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्सुअली करते हैं या एसेक्सुअली करते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, तो वन बाय वन करके इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस इनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है। एंड बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी में वेल स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, इनके साइटोप्लाज्म में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के बीच में इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट्स है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कैसा है? इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक, अपना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। कुछ सेप्रोफिटिक होंगे एंड कुछ पैरासिटिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक ही ये सब पार्ट्स हैं, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या क्या है ना, सेप्रोफाइटिक कौन से बैक्टीरिया है? ऐसे डिकम्पोजर्स हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं इनटू मैन्योर। ओके, एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो अपना न्यूट्रिएंट अपने होस्ट, जो हमारा होस्ट है, जो अपना न्यूट्रिएंट है ना अपने होस्ट से लेते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं पैरासिटिक। ठीक है, तो हमारे इंटेस्टाइन में भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया कैसे हैं? यूनिसेलुलर। इनकी ये जो है प्रोकैरियोट्स हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हेटेरोट्रॉफिक में कैसा? सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, बाइनरी फिजन का मतलब होता है इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये 2 डॉटर सेल में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 डॉटर सेल में ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसी को कह रहे हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, फिजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना। तो इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन एंड दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, उसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के। कौन कौन से? इशर्शिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, विब्रियो कोलरी जो कोलरा करता है, ट्रैपोनीमा पैलिडम एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया के। अच्छा, अब आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ये बेसिलस है, ये कॉक्सी है, ये विब्रियो है, ये स्पाइरुला है। ये क्या है ना, इनकी शेप्स हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जो ई कोलाई है, इशर्शिया कोलाई है, उसकी शेप कैसी होती है? बेसिलस। बेसिलस का मतलब है रोड शेप। बेसिलस का मतलब है, यहाँ लिख देती हूँ, बेसिलस मतलब रोड शेप। जो ई कोलाई के बैक्टीरिया हैं, ये देखिए यहाँ पे इमेज में दिखे आपको, तो ये कैसे होते हैं? रोड शेप के होते हैं। तो बेसिलस का मतलब है रोड शेप। कॉक्सी का मतलब है कि ये कैसे हैं? या तो स्फेरिकल होंगे, यहाँ लिख देती हूँ, स्फेरिकल है या राउंड है। ठीक है, स्फेरिकल और राउंड शेप के।
कौन से बैक्टीरिया? जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है या तो स्फेरिकल होगा या राउंड होगा। जो विब्रियो कोलरी है, विब्रियो का मतलब होता है कोमा शेप्ड, तो ये देखिए विब्रियो कोलरी जो है इस तरह से कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरिला का मतलब है स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल का मतलब है स्पाइरल शेप्ड। जो ट्रेपोनीमा पैलिडम है बैक्टीरिया, उसकी जो शेप है दैट इज स्पाइरल। तो ये जो ब्रैकेट्स में मैंने लिखे हुए हैं ये इनकी शेप्स हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कोज करते हैं। जैसे अगर इकोलाई की बात करें तो इकोलाई क्या करता है हमारी बॉडी में? इकोलाई क्या करेगा, कौन कौन से डिजीज कोज करेगा? जैसे निमोनिया है, निमोनिया हो गया, कफिंग है, स्नीजिंग है, ये सारे जो चीजें हो रही हैं किसकी वजह से हो रही है? इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। विब्रियो कोलरी क्या कर रहा है? कोलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कर रहा है? निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सारे बैक्टीरिया जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कोज करते हैं, ओके। आपके पेपर में पूछा जाता है कि कुछ डिजीजेस आपको दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन सा डिजीज कोज करता है, ठीक है। ऊपर दे दिया जाएगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल डिजीज बताओ, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको उन चारों में से बताना होगा कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है या कौन सा वायरल डिजीज है, तो आपको पता होने चाहिए। तो बैक्टीरिया, ये जो सारे बैक्टीरिया है ना, ये कौन कौन से डिजीज कोज करते हैं, ये मैंने आगे लिया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। जब इसके हार्मफुल बैक्टीरियाज पढ़ेंगे ना, उसी में डिजीजेस भी पढ़ लेंगे, और कौन कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन सी डिजीज कर रहे हैं वो वहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज और ह्यूमन डिजीज सारे वहां पे डिजीज वाले सेक्शन में अलग से पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। याद कैसे रखोगे? ऐसे भी याद रख सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बाकी आप इस तरह से याद रख सकते हो कि बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर, यू से यूनिसेलुलर, पी से क्या? प्रोकैरियोट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है एंड हेटेरोट्रोफिक भी हो सकता है, यूपीएएच। और जो इसका रिप्रोडक्शन है दैट इज बी, तो यूपीएएच बी, इससे याद रख सकते हो आप, यूपीएएच बी, ठीक है। यूपी यूनिसेलुलर, पी प्रोकैरियोट्स, ए ऑटोट्रोफिक, एच हेटेरोट्रोफिक, बी इज बाइंडरी फिशन रिप्रोडक्शन जो और एग्जांपल तो आप ऐसे ही याद रख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज फंगस। जो फंगस है दैट इज यूनिसेलुलर, दैट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। तो यूनिसेलुलर का एक एग्जांपल है ईस्ट। जो ईस्ट है, जैसे आपने भटूरे वगैरह खाए होंगे, ठीक है, तो भटूरे का जो आटा, जो डो बनाते हैं उसमें ईस्ट ऐड करते हैं ताकि वो जो आटा है, जो डो है, वो फ्लफी हो जाए और भटूरे सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो ईस्ट क्या करता है? उसको फ्लफी बना देता है। तो ईस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? फंगस है, ठीक है, एंड इट इज यूनिसेलुलर। और वहीं अगर मशरूम की बात करें, मशरूम खाए होंगे आप, सबने खाते होंगे, तो मशरूम क्या है? हमारे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स इनकी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो मशरूम्स मल्टी सेलुलर हो गए। तो फंगस यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। और फंगस आर यूकैरियोटिक। फंगस कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट इज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक। सेप्रोफाइट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट्स मतलब विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी बैक्टीरिया में बताया था ना कि कुछ बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, वैसे ही हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी फंगस जो है ना, फंगस भी कुछ सेप्रोफाइट्स होगी और कुछ पैरासाइट्स होंगे फंगस में भी, ठीक है। एंड फंगस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। जो हमारी ये बैक्टीरिया था वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा था, बट जो फंगस है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगी। और ये सारी प्रोसेस, जो बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फ्यूजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जब हमने डिस्कस किया था वहां पे इन डिटेल मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना अगर इन डिटेल आपको पढ़ना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में, तो ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हमने वहां डिस्कस किए थे। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर रहा है कौन? फंगस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या? पेंसिलियम सॉरी, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? फंगस के। ये देखिए ईस्ट जो है ना इस तरह से होता है, सिंगल सेल्ड, फिर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। एंड ये हो गया हमारा फंगस के बारे में। अब फंगस कैसे याद रखोगे आप? फंगस को भी इस तरह से लिख लीजिए, निमोनिक,
यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, इट इज यूकैरियोट्स, एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, और ये एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोड्यूस करती है थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो ये इसका हो गया UMEHS, UMEHS, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। यू यूनिसेलुलर, एम इज मल्टीसेलुलर, ई यूकैरियोटिक, एच हेटेरोट्रॉफिक, एस इज स्पोर फॉर्मेशन, इनकी जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया था उसका हमने देखा था UPAHB, UPAHB, और ये जो है फंगस है ये है UMEHS, ठीक है। ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी के थ्रू याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज थर्ड, दैट इज प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है ना, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर and it is eukaryotic microorganism. Unicellular है U and it is eukaryotic microorganism. Lack of cell wall, इनकी बॉडी में सेल, इनके सेल में सेल वॉल नहीं होती, and ability to move structures like flagella, cilia, pseudopodia. जो ये प्रोटोजोआ है ना, इनकी बॉडी में ये देखो इस तरह से मूवमेंट के लिए ना इस तरह से टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। किसी में फ्लैजेला प्रेजेंट है, किसी में सीलिया प्रेजेंट है, किसी में सूडोपोडिया प्रेजेंट है। सूडोपोडिया तो क्या होता है ना, फॉल्स फीट होता है, ठीक है। इस तरह से अमीबा में देखो सूडोपोडिया फॉल्स फीट होता है, जो इस तरह से फॉल्स फीट बना लेता है वो मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो कईयों में फ्लैजेला प्रेजेंट है, कईयों में सीलिया और कईयों में सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट। तो ये दो आपको याद रखनी है कि प्रोटोजोआ में लैक ऑफ सेल वॉल है, एंड इट हैज एबिलिटी टू मूव यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला, सीलिया और सूडोपोडिया। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफिक. Some protozoa like Euglena can perform photosynthesis like plants, so it is called holophytic. जो प्रोटोजोआ है ना, मैक्सिमम प्रोटोजोआ तो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक, बट जो यूग्लिना है वो एक्सेप्शन है। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यूग्लिना को कहेंगे होलोफिटिक। तो वैसे तो मैक्सिमम जो प्रोटोजोआ हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, वो अपना खाना वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, बट जो यूग्लिना है वो अपना खाना खुद बनाती है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे होलोफिटिक, ओके, होलोफाइटिक। ये देखिए जो यूग्लिना है इट इज ग्रीन इन कलर, तो इट मींस इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज होलोफाइटिक, ओके। अदरवाइज बाकी सारे जितने भी प्रोटोजोआ है वो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक में भी सम आर पैरासिटिक एंड सम आर सैप्रोफिटिक, ओके। ये हो गया हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड फोर्थ नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू मेथड्स लाइक बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, बाइनरी फिजन भी होता है इसमें, बडिंग भी हो रहा है, एंड मल्टीपल फिजन भी हो रहा है। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है, जैसे बाइनरी फिजन का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होना, मल्टीपल फिजन का मतलब इस तरह से कोई बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, तो ये जो है ना मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल पार्ट्स में टूट रहा है, ठीक है, मल्टीपल डॉटर सेल्स बना रहा है, तो उसी को हम कह रहे हैं मल्टीपल फिजन। और बडिंग हमने ईस्ट में देखा था, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, थ्रू बडिंग। इस तरह से बड आएगा इसमें, फिर ये बर्ड यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगा, फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये बर्ड जो है टूट टूट के नीचे गिरते रहेंगे, एंड इनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है और बडिंग हो रही है। सम प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ प्रोटोजोआ ना सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन और अदर सेक्सुअल प्रोसेस, ठीक है। कॉन्जुगेशन में क्या है, वो अपने गैमीट्स को, उनके जो गैमीट्स हैं दोनों के गैमीट्स मिलके एक जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल है दैट इज अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये इसके एग्जाम्पल है किसके, प्रोटोजोआ के। एक मिनट ये डिलीट कर दूं। देखिए अब प्रोटोजोआ कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, हेटेरोट्रॉफिक है, यूग्लिना एक्सेप्शन है बिकॉज यूग्लिना जो है होलोफिटिक है, वो तो आपको याद रही जाएगी, एंड इट कैन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग, asexually and sexually through conjugation. C. सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोटोजोआ, एसेक्सुअली भी। अगर एसेक्सुअली की बात करें तो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू एंड बडिंग के थ्रू, एंड अगर सेक्सुअली बात करें तो कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। कॉन्जुगेशन में क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं एंड इट प्रोड्यूस जाइगोट, ओके। तो ये हो गया प्रोटोजोआ। नेक्स्ट वन इज एल्गी। एल्गी जो है इट इज, अच्छा इसमें आप कैसे याद रखोगे, UEHBMBC, ठीक है। आपको ऐसे ही डायरेक्टली याद रखना है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू ओनली।
वैसे 4-5 ही पॉइंट है, ऐसे भी याद रख लोगे, याद रह जाएगा। बट फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कि आपको लगता है कि सडन आपको नहीं ध्यान आ रहा है, एग्जाम में बैठे हुए अगर आपको एकदम से याद नहीं आए, तो ये जो टर्म्स है ना, शॉर्ट फॉर्म जो हमने बनाई होती है, इससे सडन हमारे माइंड में क्लिक हो जाते हैं आंसर्स। ठीक है, चलिए फोर्थ इज एल्गी। एल्गी कैसी है? यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, फंगस की तरह। इट कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी मल्टीसेलुलर। जो एल्गी है दैट इज यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक का मतलब लिखा है, आपको बता दिया मैंने, विच हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमने सेल में पढ़ा था। इस तरह से हमारा सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब इस साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, लाइक क्लोरोप्लास्ट है प्लांट के केस में, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो सेल में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और वो ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मोस्ट आर ऑटोट्रॉफ्स। मैक्सिमम जो एल्गी है ना, दे आर ऑटोट्रॉफ, मतलब अपना खाना वो खुद बना रहे हैं, और उस प्रोसेस को फोटो ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना रही है, मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो इस ये देखिए, ये एग्जांपल स्पाइरोगायरा है, ये स्पाइरोगायरा जो है ना, इट इज ग्रीन इन कलर, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रही है इसमें। ठीक है, अपना खाना ये खुद बनाते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ। ये भी सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही दोनों की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब दोनों ही मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अगर एसेक्सुअली की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगी। सेक्सुअली की बात करें तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिसे सिनगैमी एंड कंजुगेशन के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सॉरी इन एल्गी, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, एल्गी जो है यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। यहाँ लिख देती हूँ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर बोथ। इट इज यूकैरियोटिक एंड ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये। और कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? अगर एसेक्सुअली की बात करें तो थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, अगर एसेक्सुअली की बात करें, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो थ्रू सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन। सिनगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट्स में फ्यूजन हो रहा है और वो जाइगोट बना रहे हैं। अगर कॉन्जुगेशन की बात करूं, कॉन्जुगेशन में ना आप कह सकते हो सेल टू सेल ट्रांस कॉन्टैक्ट। ठीक है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है इनमें, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए ये दो सेल है इस तरह से, तो इस तरह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, एक सेल जो सेल टू सेल दोनों पास आएंगे इस तरह से, एंड सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होगा और ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, जिसमें सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हो रहा है उसे कह रहे हैं कॉन्जुगेशन। और सिनगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट्स। ओके, तो एल्गी जो है सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है। एसेक्सुअली कैसे कर रही है? फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स के थ्रू। सेक्सुअली कैसे कर रही है? सिनगैमी और कॉन्जुगेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें UMEAFSSC। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो आप। तो ये हो, और ये जो एग्जाम्पल है हमारे स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्या है? ये एल्गी है। ठीक है, चलिए अब ये जो 4 हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किए ना, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन चारों के कैरेक्टरिस्टिक्स ना, इन चारों को अगर कंपेयर करें वायरस से, तो वायरस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि वायरस जो है ना, इट इज ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब होता है इट डू नॉट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेलुलर। इसका कोई अपना सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। दे लैक साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स एंड देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी। बट जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा, मान लीजिए कोई होस्ट है, जैसे ही ये इस तरह से पड़ा हुआ है, मान लीजिए वायरस, जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा ना, यहाँ पे ये फिर ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें फिर रिप्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वायरस क्या है, जब तक ये बाहर पड़ा है तो इट इज लाइक अ डेड। ठीक है, कोई हलचल नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। पर जैसे ही इसको होस्ट की बॉडी मिल जाएगी ना, तो वहां पे फिर ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और ईच वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इधर डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा उसकी बॉडी में, या तो उसकी बॉडी में आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। या डीएनए होगा या आरएनए होगा। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है या आरएनए है, इट इज इंक्लोज्ड विद इन अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन। एक प्रोटीन की लेयर होती है इसके आसपास जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। ओके,
इनका जो डीएनए मटेरियल है कैप्सिड में प्रेजेंट होता है। कैप्सिड क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन की लेयर है जिसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड इट रिप्रोड्यूस ओनली इन होस्ट सेल। वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस को हम पैरासाइट्स कह सकते हैं, विच मीन्स दे डिपेंड एंटायरली ऑन होस्ट सेल फॉर देयर सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन। बिकॉज ये क्या है, जो वायरस है ना, ये होस्ट पे डिपेंड कर रहा है फॉर सर्वाइवल एंड द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब अपनी कॉपीज बनाने के लिए, मतलब डिवाइड करने के लिए, मीन्स रिप्रोड्यूस करने के लिए, कैन से। ओके, तो ये वायरस के बारे में हो गया। वायरस का इजी है, याद रहेगा आपको। वायरस क्या है? ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, पूछा जाता है तो याद होना चाहिए आपको कि जो वायरस है ना, इट इज ए सेलुलर, मीन्स उसका कोई खुद का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, बट उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होता है। कैप्सिड क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन की लेयर है जिसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ओके, एंड इट रिप्रोड्यूस ओनली इन होस्ट सेल। Viruses are parasites, which means they depend entirely on a host cell for their survival and replication. Okay, I hope virus समझ आया होगा। चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ आए होंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनको एक्चुअली सर्वाइवल के लिए मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है, मतलब मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए कैसा जो एनवायरनमेंट है वो चाहिए होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। जहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, वहां पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्ट सरफेस है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए घर में आपने देखा है कि कुछ चीजें अगर हम बाहर रखेंगे, ज्यादा गर्मी में रखेंगे, कोई चीज खाने की चीज है, ठीक है, तो बाहर वह ज्यादा जल्दी खराब होगी एज कम्पेयर टू उसको हम फ्रिज में रखें, ठीक है। फ्रिज में रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर बाहर रहने देंगे ऐसे ही तो वो चीजों का जल्दी खराब होना निश्चित है, ठीक है। उनके जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनको क्या है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्ट कंडीशंस मिल जाती हैं, तो वहां पे फिर वो उन चीजों को स्पॉइल कर देते हैं और उनकी ग्रोथ हो जाती है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकती है, एल्गी भी हो सकती है, फंगस भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से जो चैप्टर है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो है। फ्रेंड मतलब दोस्त, फो मतलब दुश्मन। तो ये हमारे लिए अच्छे भी हैं और हमारे लिए बुरे भी हैं। हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देन विल डिस्कस कि हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस, कैसे हमारे लिए हार्मफुल है ये। तो हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, एक मिनट देख लूं रिकॉर्ड हो भी रही है क्लास या नहीं। यस, चलिए, तो हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, अब हम जो घर में कर्ड बनाते हैं, ठीक है, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, जो कर्ड बनाते हैं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसमें? लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उसके अलावा एक और बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ये भी कर्ड में ही प्रेजेंट होता है, थर्मोफाइलस। और ये क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं, लैक्टोबैसिलस भी एंड स्ट्रेप्टोकोकस भी। अब ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो मिल्क है, मिल्क में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लैक्टिक एसिड में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है, क्या बना दिया? कर्ड बना दिया। कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है ना। और लैक्टिक एसिड के कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? दो बैक्टीरिया हमने देखे, लैक्टोबैसिलस एंड सेकंड इज स्ट्रेप्टोकोकस, ये कर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कर्ड बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं और हमें पता है कर्ड इज गुड फॉर आवर हेल्थ, कर्ड इज गुड फॉर आवर गट, ठीक है। एंड दूसरी है ब्रेड। ब्रेड को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करना है। फॉर एग्जांपल ईस्ट अभी हम करके आए। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है। और ईस्ट क्या कर रही है? ब्रेड बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ईस्ट क्या करेगी? ब्रेड के डो को फ्लफी बना देती है। इसलिए आपने देखा जो ब्रेड है काफी स्पॉन्जी से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं। तो कैसे बन रहे? ईस्ट की हेल्प से। ओके, व्हेन ईस्ट इज एडेड टू डो, इट रिप्रोड्यूस रैपिडली रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच बबल्स इनटू डो मेकिंग इट राइज. This property of yeast is used to make bread and cakes etc. Okay, and second इसका यूज है, it is also used for commercial purpose. commercial purpose के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। जैसे ईस्ट जो है ना,
It is an ingredient that is widely used in production of alcohol, wine and vinegar, etc. The process of conversion of sugar into alcohol by the action of microbes like yeast is called fermentation. ये जो fermentation की process हो रही है, कैसे sugar को conversion of sugar into alcohol by the action of yeast, this process is called fermentation. ठीक है, sugar में हम क्या करेंगे, yeast डाल रहे हैं तो it converts into alcohol. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. ये कौन सी प्रोसेस है, फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, उन्होंने डिस्कवर की थी फर्मेंटेशन की प्रोसेस. लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन की प्रोसेस भी डिस्कवर की थी. पास्चराइजेशन क्या होता है, आपने मार्केट में देखा होगा पास्चराइज्ड मिल्क मिलते हैं, उन पे लिखा होता है, कुछ मिल्क के डब्बे होते हैं, पैकिंग होती है, उसमें लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क. तो पास्चराइज्ड मिल्क क्या है, मिल्क को ना हाई टेम्परेचर पे एकदम से बॉईल करते हैं और फिर एकदम से लो टेम्परेचर पे रख देंगे, एकदम से ठंडा कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो मर जाते हैं. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन और फर्मेंटेशन दोनों ही प्रोसेस इन्हीं साइंटिस्ट ने दी थी, लुइस पास्चर ने. ओके, तो दो यूज हो गए कि कहाँ कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं हम. नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको एंटीबायोटिक के तौर पे हम यूज करते हैं. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ऐसी मेडिसिन दैट स्टॉप और किल द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इट यूजली टारगेट बैक्टीरिया. अगर कोई वायरल डिजीज है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी. ओके, सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है जो आपको पता होने चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है. ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्सीन. अब जब वैक्सीन, आपको पता है वैक्सीन दी जाती है, जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी है सबको, है ना, तो वो क्या है, वैक्सीन है क्या एक्चुअली, बच्चों को, काफ़ी बच्चों, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगाई जाती है. तो वैक्सीन है क्या एक्चुअली, वैक्सीन क्या होती है ना, एक्चुअली एक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है वैक्सीन. वैक्सीन में एक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट है जिसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं. डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है. अब इस डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्यों इंसर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन लगा रहे थे, कोरोना की वैक्सीन में क्या था, कोरोना की वैक्सीन में कोरोना का ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे थे. बट वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो डेड होता है, या तो डेड होगा या फिर इतना वीक होगा कि उसकी कुछ करने की क्षमता नहीं होगी. तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है. क्यों इंसर्ट करते हैं, वैक्सीन में जिस पर्टिकुलर डिजीज का आपको वैक्सीन लगाना है ना, उसी डिजीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर थ्रू इंजेक्शन. जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जैसे ही कोई नई चीज हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगी, कुछ फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी को लगेगा, एंटीबॉडीज को लगेगा कि ये क्या है, हमारा दुश्मन है. ठीक है, तो सारी एंटीबॉडीज ना उस पर टूट पड़ेंगी एक साथ. ठीक है, अब ये तो बैक्टीरिया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये तो वीक है, तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो सारे जो एंटीबॉडीज हैं उसके अगेंस्ट जो है काम करेंगी और उनके अंदर इस तरह का एक जो है डेवलप हो जाएगा, इस तरह से उनकी मेमोरी में इस तरह से एक चीज मतलब डेवलप हो जाएगी, उनको लगेगा कि हमने जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया. मतलब उनके मेमोरी में रहेगा कि इस तरह का भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी एंटर करेगा हमारी बॉडी में तो हम उससे फाइट कर पाए. ठीक है, तो जब भी इन फ्यूचर वैक्सीन इसलिए लगाते ताकि वो बॉडी के अंदर चला गया, हमारी एंटीबॉडीज की मेमोरी में. ओके, तो इस तरह से जो वैक्सीन है इस तरह से काम कर रही है. कैसे, किसी डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या काफी वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शन. फिर जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उसके अगेंस्ट फाइट करेंगी. ठीक है, अब वो जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, एक तरह की ट्रेनिंग है. आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी को एक तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि इन फ्यूचर अगर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो आप उससे कैसे फाइट करोगे, वो एक तरह की ट्रेनिंग होती है. ठीक है, तो इसलिए वैक्सीनेशन की जाती है. तो वैक्सीन क्या है, इट इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर स्पेसिफिक डिजीज. Does a vaccination protect us from that specific disease? Children are generally vaccinated for many diseases like polio, tuberculosis, chickenpox, hepatitis, etc. बच्चों को इन सब की जो वैक्सीनेशन है वो दी जाती है. ओके, तो ये हो गया कि why it is useful for us. कुछ और पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स,
कि ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स है ना, उनमें इस तरह से रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनकी रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वो यूजेबल फॉर्म अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देता है। फिर जो प्लांट्स हैं इसको यूज कर लेंगे, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। कौन इंक्रीज कर रहा है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट्स क्या है ना, डायरेक्टली नाइट्रोजन को तो ले नहीं सकते, ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, तो हम जो है अपना नाइट्रोजन की कमी कहाँ से पूरी करते हैं, प्लांट्स को खा के। और प्लांट्स कैसे लेते हैं, थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या होती है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और कैसे सब हो रहा है। बट अभी के लिए आपको इतना याद होना चाहिए कि जो सॉइल की फर्टिलिटी जो बढ़ रही है, ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो रहे हैं, वो किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ही। और बैक्टीरिया अगेन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, देयर आर सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, generally in the roots of leguminous plants, that are capable of fixing the atmospheric nitrogen to enrich the soil. नाइट्रोजन से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है with nitrogen, which increases the fertility of soil and the yield of the crop. नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब कुछ डिकम्पोजर्स ऐसे हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उस पर फीड करते हैं और उसको एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सड़ा गला कुछ भी कोई प्लांट है, मान लीजिए प्लांट ही है या कोई एनिमल है, उसके ऊपर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना फीड करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, जिसको हम कहते हैं मैन्योर। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस। इट इज यूजफुल फॉर मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, इट इज यूजफुल फॉर कमर्शियल पर्पस, it is also used for making medicines like antibiotics and for vaccine, and it increases the soil fertility. 6th one is it cleans the environment. So how microorganisms are useful for us, ये होगी उसके कुछ 6 steps। ठीक है, ये 6 steps हमने कर लिए कि कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि हाउ इट इज हार्मफुल फॉर अस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं। अब यहाँ पे हम ये डिजीजेस जो है डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डिजीज कौन सी है, एनिमल डिजीज कौन सी है, प्लांट डिजीज कौन सी है, और इस डिजीज को कौन कोज कर रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है, बैक्टीरिया कोज कर रहा है, वायरस कोज कर रहा है या प्रोटोजोआ कोज कर रहा है। तो ये पेपर में आता है, पूछा जाते हैं कि ये ह्यूमन डिजीज या ये पर्टिकुलर डिजीज के कोज करने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके ये सारी डिजीजेस डिस्कस करेंगे। सो हाउ इट इज हार्मफुल फॉर अस, पहले हम डिजीजेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड पॉइजनिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। ओके, चलिए तो एक एक करके पहले डिजीजेस डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ ह्यूमन डिजीजेस हैं। अब ये कुछ ह्यूमन डिजीजेस हैं लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, जीका, टाइफाइड, कोलरा, मलेरिया, कालाजार। ये जो कॉमन मेन डिजीजेस हैं जो कौन कोज कर रहा है, इनके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे पोलियो कौन कोज कर रहा है, वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, मीजल्स वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस भी वायरल है, जीका भी वायरल डिजीज है, बट टाइफाइड और कोलरा जो है ना बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया, कालाजार, डेंगू ये सब क्या है, प्रोटोजोआ कोज कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये हो गए इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर डिजीज को कोज कर रहा है। तो ये आपको लर्न करना है टेबल कि कौन सी डिजीज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वाटर की वजह से हो रही है, एयर की वजह से। एयर का तो जनरली पूछा नहीं गया, बट वाटर के कुछ डिजीजेज हैं जो आगे मैंने लिखा हुआ है कि वाटर बोर्न डिजीजेस कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें एक से क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, एयरबोर्न डिजीज भी आपको पता होना चाहिए, इजी है ये पता। ये जो ह्यूमन डिजीज है ना और इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये लर्न कर लोगे तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन खुद ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और चलिए फिर ये भी कुछ डिजीज लिखे हुए हैं, टाइफाइड, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, फूड पॉइजनिंग, फंगल डिजीज, रिंगवर्म, एथलीट, एस्परगिलोसिस एंड प्रोटोजोआ डिजीज, मलेरिया, कालाजार, एमीबिक डाइसेंट्री, एल्गल डिजीज, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। अब पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग क्या है ना, शेलफिश क्या होता है एक्चुअली,
शेलफिश होता है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में शेल प्रेजेंट होता है ना, जिनकी बॉडी में शेल प्रेजेंट होता है। तो ये जो शेल वाले एनिमल्स हैं, शेल वाले एनिमल्स हो गए लाइक क्रैब, ठीक है, क्रैब एंड लोबस्टर, नॉट लोकस्ट, क्रैब और लोबस्टर, ये क्या है, ये है शेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनकी बॉडी में इस तरह से इनकी बॉडी होगी, यहाँ से हार्ड सा शेल प्रेजेंट होता है। तो जो अगर ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में कुछ पेस्टिसाइड्स चले गए, ठीक है, इनकी बॉडी को जो हार्म कर रहे हैं, और अगर इन्हीं एनिमल्स को हम ह्यूमन बींग्स फीड कर लेंगे तो वो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे जो कि हमें हार्म करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की डिजीज को कहते हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, जो शेलफिश वाले एनिमल्स को खाने से होती है, ठीक है। और ये जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनकी बॉडी जो है शेल लाइक कवरिंग होती है उनकी बॉडी में, जैसे क्रैब एंड लोबस्टर, ओके। तो इनको खाने से ये डिजीज ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाएगी, उसी को हम कह रहे हैं पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ये कुछ वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रेबीज एटसेट्रा, ओके। चलिए अब ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजीजेस वाटरबोर्न डिजीज हैं, एयर से हो रहे हैं या फिर कैरियर के थ्रू हो रहा है, वेक्टर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये सब देख लेते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आपको पता होना चाहिए, लर्न कर लेना, ठीक है, देख लेना एक बार। चलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पैथोजेंस क्या है, एक्चुअली पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कह रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या है पैथोजन एक्चुअली क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कह रहे हैं। अब पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। In this context, pathogens are microorganisms, okay, like bacteria, protozoa, virus, it can be pathogenic. अब ये जो पैथोजेंस हैं ये वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं, एयर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं, कैरियर के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो अब ये जो पैथोजेंस हैं इनका कैसे कैसे ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कैरियर फर्स्ट है, एक तो है टर्म कैरियर। अब कैरियर क्या होता है ना, जो कैरियर क्या कर रहा है, ऐसा पर्सन है या ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद तो इन्फेक्टेड है ही, वो खुद भी इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर डिजीज का वायरस है, ठीक है, और वो दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर रहा है, ठीक है, खुद तो वो इन्फेक्टेड है ही विद इन्फेक्शियस डिजीज, बट वो उस चीज के सिम्टम शो नहीं कर रहा है, और वो जो है इस इन्फेक्शन को दूसरे अदर पर्सन में भी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, उसी को हम कह रहे हैं कैरियर। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, HIV वायरस, जिन पर्सन को HIV, जिनके बॉडी में HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो एड्स कोज करता है, ठीक है, तो उन पर्सन के अंदर HIV वायरस तो है। अब ये HIV वायरस फूड कंटेमिनेशन के थ्रू, उनका जूठा खाने से, ठीक है, या उनके कांटेक्ट में आने से ये वायरस जो है हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। बट ये वाला जो पर्सन है ना, जो कैरियर है, जिसके अंदर ये HIV वायरस है, वो खुद उस सिम्टम को शो नहीं करता है, उनके सिम्टम जो है ना उसमें शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को कोल्ड है, कफ है, तो खांसेगा, हमें पता चल जाएगा उसे जुकाम है, कोल्ड है। बट HIV जिसके अंदर है, जो पर्सन HIV है जिसको, उसको देख के आप पता नहीं लगा सकते कि इस पर्सन के अंदर जो है HIV वायरस है, ठीक है। तो ये सिम्टम शो नहीं करता है, इसके अंदर ये सिम्टम होते हैं बट वो सिम्टम वो शो नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद से शो नहीं करता, वो होते ही नहीं है जनरली। They can spread the infection since they already have the pathogen in their bodies. उसके बॉडी के खुद के अंदर वो पैथोजन है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो क्या कर रहा है, उस चीज को शो नहीं करता। कौन, कैरियर। तो कैरियर क्या है, खुद भी इन्फेक्टेड है और दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर रहा है, उसके क्लोज कांटेक्ट में आने से दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो रहा है, बट ये पर्सन उसके सिम्टम शो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं कैरियर। अब एक और टर्म है वेक्टर। तो दोनों ही टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, कैरियर और वेक्टर में। कैरियर मैंने आपको बताया खुद भी इन्फेक्टेड है और वो दूसरों को भी इन्फेक्टेड करता है, बट अगर वेक्टर की बात करें ना, तो वेक्टर के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल एनोफ्लीज की बात करूं, फीमेल एनोफ्लीज की बात करें ना, तो उसके सलाइवा में, फीमेल एनोफ्लीज के सलाइवा में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है जो कि मलेरिया कोज करता है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कोज मलेरिया। प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है
किस कहाँ पे, फीमेल एनोफ्लीज की सैलिब्री ग्लैंड्स के अंदर इस तरह से यहाँ पे छिप के बैठा रहता है वो उसके सलाइवा में, सैलिब्री ग्लैंड्स में। तो जैसे ही ये फीमेल एनोफ्लीज ना किसी को बाइट करेगी तो ये जो प्लाज्मोडियम है उस पर्सन के अंदर चला जाएगा। जैसे ही इस मस्किटो ने बाइट किया किसी हेल्दी पर्सन को, तो ये जो प्लाज्मोडियम था जो उसके सलाइवा में था, उसके सलाइवा के थ्रू इस पर्सन के अंदर एंटर कर जाएगा और इस पर्सन के लीवर में चला जाएगा, जहां पे फिर वो मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगी। ठीक है, जिसे हम कहेंगे स्पोरोजोइट्स। मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी, उसे हम कहेंगे स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है ना लीवर के थ्रू पर्सन के आरबीसी में चले जाएंगे। ठीक है, जहां पे आरबीसी के सेल को ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। इतने आरबीसी हो जाएंगे कि सेल जो है रप्चर कर जाएगा और पूरे ब्लड में आरबीसी, पूरे ब्लड में स्पोरोजोइट्स फैल जाएंगे। ठीक है, अब जब दूसरा मस्किटो, ठीक है, कोई दूसरा मस्किटो अब इसको बाइट करेगा, ठीक है, इसको बाइट किया, अब इस ब्लड के थ्रू उसके अंदर चले गए इस मस्किटो के अंदर। अब ये मस्किटो फिर से दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसके अंदर चली जाएगी ये मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के जो ये है वायरस है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस प्रोसेस, ये क्या है एक्चुअली, वेक्टर क्या है, एक फीमेल एनोफ्लीज, एक फीमेल एनोफ्लीज जो है मलेरिया कोज करती है। ठीक है, उसी तरह जो फीमेल मस्किटो एड्स है वो क्या करती है, एईडीएस, मस्किटो जो एड्स है ना, एईडीएस, ये क्या करती है, ये डेंगू कोज करती है, ये डेंगू कोज करती है। फीमेल एनोफ्लीज क्या करती है, ये कर रही है मलेरिया। ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज क्या कर रही है, मलेरिया कोज कर रहा है। तो जैसे ही फीमेल एनोफ्लीज ने किसी पर्सन, फीमेल एनोफ्लीज के सलाइवा में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट, तो जैसे ही वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडिया क्या है एक्चुअली, प्रोटोजोआ, वायरस नहीं है, मैंने अभी पीछे वायरस बोल दिया था शायद। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ इस हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया, इसके लीवर में गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी एंड फिर उसके आरबीसी में चला जाएगा और आरबीसी से फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, उसके ब्लड में, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, अब दूसरे मस्किटो ने जब इसको बाइट किया तो ये जो है मलेरिया के लक्षण इसके अंदर चले जाएंगे और फिर जब ये मस्किटो किसी दूसरे को काटेगा तो उसको ट्रांसफर कर देगा। बट इसमें क्या है ना, मस्किटो खुद इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है, मस्किटो को खुद को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही कि हाँ जी मस्किटो को मलेरिया हो गया। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इन पैरासाइट्स को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, पैरासाइट्स को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, बट खुद इन्फेक्टेड नहीं होता। कैरियर में क्या है, जो कैरियर है ना उसमें पर्सन खुद भी इन्फेक्टेड होता है और वो इस इन्फेक्शन को दूसरे पर्सन में फैलाता है, दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहा है। बट वेक्टर में खुद के अंदर जो है ना ऐसे ये सिम्टम्स नहीं होते, उसको खुद को ये बीमारी नहीं होती, खुद को ये डिजीज नहीं होता। ठीक है, तो वेक्टर जो है ना ये डिजीज फ्री है, इसको ये डिजीज नहीं होगा, ऑल्दो उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है बट वो जो है ना उसको इन्फेक्ट नहीं करेगा वेक्टर को। तो यही मेन डिफरेंस है कैरियर वेक्टर में, दोनों ही डिजीज ही स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, बट कैरियर जो है उसमें सिम्टम्स तो होते हैं, वो शो नहीं करता, पर वेक्टर को सिम्टम्स ही नहीं होते। ठीक है, उसको बीमारी ही नहीं होगी, ये डिजीज फ्री है। कैरियर को डिजीज है, वेक्टर जो है इट इज डिजीज फ्री। ठीक है, इसको ये जो प्लाज्मोडियम है कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, सो वेक्टर क्या है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज बाइटिंग इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज और parasite from one animal or plant to another but without causing disease by itself. उसको खुद को ये बीमारी नहीं होती है। Common examples are mosquitoes. एड्स मस्किटो जो है इट स्प्रेड डेंगू वायरस, एनोफ्लीज मस्किटो क्या कर रही, स्प्रेड मलेरिया के पैरासाइट्स। ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया कौन स्प्रेड करता है, एड्स मस्किटो, और मलेरिया कौन स्प्रेड कर रहा है, एनोफ्लीज मस्किटो। आई होप ये समझ आया होगा, डिफरेंस समझ आया होगा कैरियर और वेक्टर में। कैरियर जो है ना, कैरियर जो है उसको खुद को भी इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर खुद वो डिजीज है बट उसके सिम्टम शो नहीं करता कैरियर। और वेक्टर जो है डिजीज फ्री है, उसको ये डिजीज होती ही नहीं है, वो बस क्या कर रहा है, पैरासाइट को वन पर्सन टू अनदर पर्सन या एनिमल ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए कैरियर और वेक्टर कैसे जो है डिजीज स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरा है एयरबोर्न डिजीजेस। कुछ एयरबोर्न डिजीजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस में हमें कहा जाता था कि आप मास्क पहन के रखेंगे। ठीक है, मास्क क्यों पहनना था, क्योंकि जो अगर खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं तो हमारे जो माउथ के थ्रू जो
सलाइवा के थ्रू जो हमारे पार्टिकल्स थे वो बाहर जाएंगे और वो जर्म्स बाहर एयर में आ जाएंगी। उस एयर के कांटेक्ट में अगर कोई और हेल्दी पर्सन आता है तो उसके अंदर चली जाएंगे और उसको भी फिर वो वाली डिजीज कोज कर देंगी। कोरोना हो जा रहा था तो ये ऐसे ही हो रहा था, तो उसको हम कहेंगे एयर बोर्न डिजीजेज, जो एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही है। सर्टेन डिजीजेज कैन स्प्रेड बाय एयर। These diseases are called airborne diseases. Influenza is the best example of this type of disease, और इसमें आप कोरोना भी लिख सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिजीज जो एयरबॉर्न डिजीजेज हैं। अब वाटरबॉर्न डिजीजेज ऐसे डिजीजेस जो कंटेमिनेटेड पानी पीने से होते हैं। तो कंटेमिनेटेड वाटर इज होस्ट टू सेवरल पैथोजन। अब गंदा पानी पीने से हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? टाइफाइड हो सकता है, कोलरा हो सकता है, जियार्डिया हो सकता है, डायसेंट्री हो सकती है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो ये सारी डिजीजेस किससे हो रही है? वाटरबॉर्न डिजीजेस। और ये डिजीजेस आपको लर्न करनी है पांचों की पांचों, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी वाटरबॉर्न डिजीज है, कौन सी एयरबॉर्न डिजीज है। तो ये भी आप लर्न कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे ये जो HIV था हमने डिस्कस किया, HIV डिस्कस किया, मलेरिया डिस्कस किया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा डिस्कस किया। ये सारी जो बीमारी है, कोलरा किया, अभी टाइफाइड किया, ये सारी ना कम्युनिकेबल डिजीजेस है। कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज होगी, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रही है, वो उस पर्सन के खुद की जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो रहे हैं, या फिर जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से हो रहे हैं, या फिर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से उसको वो प्रॉब्लम हो रही है, बट ये ट्रांसमिट नहीं होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड नहीं होते। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज spread from person to person caused by pathogen like virus and bacteria, while non-communicable disease do not spread and are caused by factors such as genetic, lifestyle और genetic inheritance, या lifestyle हमारा ऐसा है, या environmental influences, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, कोलरा हो गया, ये सारे क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। इट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट और वेक्टर्स and require hygiene and vaccination, whereas non-communicable disease के example हो गए डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इट डू नॉट स्प्रेड एंड आर प्रिवेंटेड विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रेगुलर चेकअप्स, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद करनी है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो ये टोटल 10 डिजीजेस हैं जो आपको लर्न करनी है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन पेयर्स में भी दे सकता है, सिंगल भी दे सकता है। आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है। आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये सारे डिजीज जो है ना लर्न करने हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन से? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, कोविड-19, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें पोलियो में बच्चे गलती करते हैं, पोलियो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब ये कुछ एनिमल डिजीजेस हैं, 2 ही एनिमल डिजीजेस मेन जो पूछे जाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज जो वायरस की वजह से हो रहा है, एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें नहीं पूछा जाएगा। ये एनिमल डिजीज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है, इतना ही पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस कोज करता है, एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया कोज कर रहा है, ठीक है, एनिमल्स में। अब ये कुछ प्लांट डिजीज है। अब प्लांट के जो डिजीजेस हैं, ये डिजीज येलो वेन मोजेक भिंडी में होता है जो वायरस की वजह से हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट है। इसमें आपको ये वायरस ही मतलब बैक्टीरिया ही याद रखने, नॉट बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं पर्टिकुलर इस डिजीज के लिए, वो आपको याद करने हैं। सिट्रस कैंकर कौन कोज कर रहा है? बैक्टीरिया कोज कर रहा है। रस्ट ऑफ वीट की बीमारी है जो कौन कोज कर रही है? फंगस। ये भी कुछ प्लांट डिजीज हैं जो मैंने ऐड किए हैं। रेड रोट किस में कोज हो रहा है? शुगर केन में, और कौन कोज करता है? फंगस। विल्ट जो है चिकपी का डिजीज है, फंगस में हो रहा है। टिका जो है ग्राउंडनट का डिजीज है, कौन कोज कर रहा है? फंगस। स्मट जो है वीट की डिजीज है, फंगस कोज कर रही है। टोबैको जो है, टोबैको मोजेक वायरस है एक जो टोबैको में होता है, एंड दिस इज वायरल डिजीज। ब्लाइट राइस में होता है और ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये प्लांट डिजीज आपको लर्न करना है, ये भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है।
प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज सारे लर्न कर रहे हैं और इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म लर्न कर रहे हैं कि कौन सा डिजीज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज कर रहा है। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक दैट इज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग क्या है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल कर देता है और उस खाने को हम खा लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे स्टमक इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो उसी को हम कह रहे हैं फूड पॉइजनिंग। When the microorganism contaminate the food, they sometimes produce toxic substances which led to ill health of a person consuming it and has health problem like vomiting and need to be taken to a hospital. This condition of consuming food contaminated with microorganisms is called food poisoning. जो गंदा खराब खाना हम खा रहे हैं इसी को हम कह रहे हैं फूड पॉइजनिंग। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फूड पॉइजनिंग कोज करते हैं। कौन कौन से हैं? साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग करते हैं, ये वाले बैक्टीरिया। कुछ फंगस ऐसी हैं जो फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं। कौन कौन सी? एस्परगिलस एंड पेंसिलियम। ये भी फूड कोज करने में मतलब फूड कोज कर रहे हैं, फूड पॉइजनिंग कोज कर रहे हैं। फूड नहीं कोज कर रहे, फूड पॉइजनिंग कोज कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हम खाने को प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं ताकि हमारा जो फूड पॉइजनिंग है वो ना हो। हम फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? तो कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो घर में तो हम कैसे प्रिजर्व करते हैं? फ्रिज में रख के भी आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। डिहाइड्रेशन के थ्रू कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर उनको सुखा के रखे, जैसे पिकल वगैरह है, उनको डिहाइड्रेशन क्या है? एक्चुअली क्या है ना, प्रोसेस पानी को सुखाना है। जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर किसी चीज़ में मॉइस्चर ही नहीं है, मॉइस्चर होगा ही नहीं, तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ही नहीं करेगा उस पर। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं अटैक करेगा जहाँ पे मॉइस्चर उसे मिलेगा, वहीं ग्रो करेगा। तो मॉइस्चर ही नहीं होगा तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो भी नहीं करेगा। अब इस मॉइस्चर को हम कैसे हटाएंगे? विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन। सन ड्राई करके, सन में रख के, कोई भी अचार बना रहे हो, मैंगो का बना रहे हो, लेमन का बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसको सन ड्राइड करते हैं। डिहाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से क्या होगा? इसका जितना भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक मेथड डिहाइड्रेशन का ये भी है, सन ड्राइंग का। और कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट इज केमिकल मेथड। कुछ केमिकल मेथड हैं जिनके थ्रू हम जो है चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मार्केट में पैकेट वाली चीज़ें आपको मिलती हैं, उनमें आपने देखा होगा कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स क्या कर रहे हैं? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स उन चीज़ों के लाइफ स्पैन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय मेजर मेथड इंडस्ट्रीज एज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस। तो कौन कौन से मेन प्रिजर्वेटिव्स हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोएट, ये कॉमन यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स हैं। Second is common salt. This is common practice where meat and fish or some fruits like raw mangoes, tamarind, etc. are covered with salt to last them for longer period. नमक भी क्या करता है? डिहाइड्रेशन में हेल्प कर रहा है, उसके जो मॉइस्चर है, पानी है, उसको सोख लेता है वो। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है शुगर। शुगर भी यही कर रही है, डिहाइड्रेशन करने में हेल्प कर रही है। सम फूड आइटम लाइक जैम एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड इन शुगर विच रिड्यूसेस द मॉइस्चर टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं। और कुछ मेथड्स हैं लाइक ऑयल एंड विनेगर। अगर जैसे अचार है, अचार में हम ऑयल और विनेगर ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? ताकि उस चीज़ को हम लंबे समय के लिए स्टोर कर सकें। This is also used commonly as the microorganism cannot live in such condition. This is widely used in making pickles. Heat and cold treatment, pasteurization वाली process मैंने आपको बताई थी. It is a common practice to boil milk in order to store it. The method of heating milk to eliminate the microbes present in it. Heat करेंगे उसको at high temperature, जिससे जो microorganism है उसमें वो kill हो जाएंगे. ठीक है, is called pasteurization. Similarly, storing food at low temperature also prevents the growth of microorganism. जैसे फ्रिज में हम चीज़ें रख रहे हैं, फ्रिज में लो टेम्परेचर होता है, फ्रिज में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं ताकि उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए और चीज़ें जो है लंबे टाइम तक स्टोर कर पाए हम। ठीक है, इसका एक और मेथड है स्टोरेज और पैकिंग। किसी पर्टिकुलर चीज़ के अच्छे से स्टोर किया हुआ है, हमने अच्छे से पैकिंग उसकी की हुई है, तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा तो चीज़ जो है खराब नहीं होगी। सो ड्राई फ्रूट्स एंड मैनी वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व इन एयर टाइट, एयर सील्ड कंटेनर्स। द एब्सेंस ऑफ एयर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगस। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं दैट हाउ वी कैन प्रिजर्व अवर फूड। अब ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज की थी, जैसे रॉबर्ट कोच है। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की थी ऐसे बैक्टीरिया की विच कोज कोलरा एंड टीवी। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने ऐसे बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी जो बैक्टीरिया क्या कर रहा था? कोलरा और टीवी कोज कर रहा था। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने ऐसे बैक्टीरिया विच कोज कोलरा कौन सा बैक्टीरिया कोज करता था? स्टार्टिंग में आपको बताया था विब्रियो
कोलरी एक माइक्रो बैक्टीरिया है, एक्चुअली ये बैक्टीरिया का नाम है, और ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कोलरा। कोलरा क्या है, डिजीज है, ठीक है। विब्रियो कोलरी एक बैक्टीरिया है जो कौन सा डिजीज कोज करता है, कोलरा, और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। एक और बैक्टीरिया है जो टीवी कोज कर रहा है, टीवी कौन कोज कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीवी कौन, टीवी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, कौन कोज करता है, माइको बैक्टीरियम। आपको पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया कौन सा कोज कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, टीवी कोज कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस कोज कर रहा है। इसकी खोज किसने की थी, इन दोनों की, रॉबर्ट कोच ने। एक और साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन की प्रोसेस डिस्कवर की थी, फर्मेंटेशन एंड पाश्चराइजेशन, ठीक है। एंड वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स भी इन्होंने ही बनाई थी, एंथ्रेक्स और रेबीज की वैक्सीन भी लुईस पाश्चर ने ही बनाई है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। अब हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें जो एक टॉपिक रह रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक हुआ है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे रिलेटेड जितने भी PYQs आए हुए हैं, टोटल 12 PYQs लिए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन करके। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम अभी पढ़ के आए ना, इट कैन बी यूजफुल और इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस। यूजफुल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन चारों में से कौन सी एक प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट में तो डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी हमने देखा था, सॉइल फर्टिलिटी जो है राइजोबियम बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहा था, तो इसमें भी हेल्प तो कर रहे हैं, हमें बताना है जिसमें हेल्प नहीं हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम, घर में जो हम खाने को स्टोर करके रखते हैं, क्या कहीं पे स्टोर करने में हमने किसी बैक्टीरिया का पढ़ा कि ये बैक्टीरिया जो है इस खाने को स्टोर करने में हेल्प कर रहा है। हाँ, कर्ड में हमने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है कर्ड में, बट उसको प्रिजर्व करने में नहीं हेल्प कर रहे हैं ना, वो तो उसको बना रहे हैं, वो तो मेकिंग प्रोसेस है उसकी, प्रिजर्व करने में बैक्टीरिया हेल्प नहीं कर रहा है कोई भी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन को बनाने के लिए भी, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज कर रहे थे, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि हमें बताना था नोट कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू नहीं होता है। तो फूड जो हम घर में प्रिजर्व करके रखते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं स्टोर कर रहे हैं। सो दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अच्छा, ये जो नोट्स है ना, एक बार खुद से जरूर पढ़ना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बताया और बस हो गया। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, एक बार नोट्स खुद से जरूर पढ़ें, रीड आउट जरूर करें। और ये नोट्स रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप एक बार निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के, या वैसे ही फोन में पढ़ना जरूर। उसके बाद खुद से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना कि आप ये क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अगर कहीं किसी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आया हो आपको, तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से वो एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। तो कौन सा एक प्रिजर्वेटिव है, कॉपर सल्फेट नहीं है। अभी हम करके आए हैं 2 प्रिजर्वेटिव हमने किए थे, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट जो है प्रिजर्वेटिव है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सोडियम बेंजोएट है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा सेट है जो कम्युनिकेबल डिजीजेस बता रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था जो कम्युनिकेबल डिजीजेस का मैंने चार्ट दिया है, जिसमें 10 डिजीजेस हैं टोटल, वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन है एनीमिया, स्कर्बी, डायरिया, कोलरा। तो डायरिया, कोलरा तो कम्युनिकेबल डिजीज है, बट एनीमिया और स्कर्बी नहीं है। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होती है, एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है, तो ये तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। सेकंड अगर देखें, टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया, अनीमिया अगेन नहीं है ये, ठीक है। बाकी ये तीनों तो हैं, बट अनीमिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हमें बताना है जिसमें सारे ही कम्युनिकेबल डिजीज हो। थर्ड ऑप्शन की बात करें, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया,
एंड पोलियो, ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। फोर्थ भी नहीं है क्योंकि डायबिटीज जो है और एनीमिया ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होते, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट्स दी हैं, उन पे बेस्ड कुछ नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है विच वन इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज पोलियो ड्रॉप्स शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। जो बच्चा डायरिया से पीड़ित है, जिसको डायरिया की प्रॉब्लम है, उस बच्चे को हमें पोलियो ड्रॉप्स नहीं देनी चाहिए। तो यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट दी है पोलियो ड्रॉप्स आर एलिमिनेटेड ड्यू टू डायरिया। डायरिया क्या होता है ना, फ्रीक्वेंट लूज मोशन। डायरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंट लूज मोशन। तो बार बार वो लूज मोशन होंगे तो उसकी वजह से उसको जो वैक्सीन देंगे ना, वो वैक्सीन जो है उसकी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि पोलियो है अगर किसी बच्चे को, डायरिया है अगर किसी बच्चे को, तो उसको पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो नहीं देनी चाहिए। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज ह्यूमन डिजीज कोज्ड बाय वायरस। कौन सी ऐसी ह्यूमन डिजीजेस हैं जो वायरस की वजह से हो रही है, वो हमें बताना है। तो टीवी, ट्यूबरक्लोसिस तो बैक्टीरियल डिजीज है, मीजल्स कोलरा भी बैक्टीरियल डिजीज है, मीजल्स और पोलियो तो वायरल डिजीज है, बट ट्यूबरक्लोसिस और कोलरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें सारे ही वायरल डिजीज है वो हमें बताना है। सेकेंड ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए वायरल डिजीज है, मीजल्स वायरल डिजीज है, पोलियो वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी नहीं है, कोलरा भी नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं है। तो ये कोलरा टाइफाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोलरा टाइफाइड क्या है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 5 हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी में दिया हुआ है मैंने, उसमें एक्चुअली लेंदी था, बड़ा था क्वेश्चन, तो एक पेज पे आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने अलग पेज पे लिया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वायरसेस। वायरस के से रिलेटेड कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए, हमें बताना है विच वन इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। क्या वायरस खुद से रिप्रोड्यूस करते हैं? जी नहीं, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की बॉडी चाहिए होती है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल, दिस इज ट्रू। दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, यस, सेलुलर स्ट्रक्चर इनका खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, उनका बस एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कह रहे थे, प्लाज्मिड, जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे थे, नहीं क्या कह रहे थे, एक मिनट, नहीं कैप्सिड, हाँ कैप्सिड, प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन की कवरिंग है कैप्सिड, जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, या डीएनए या आरएनए, ठीक है, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन की कवरिंग है दैट इज कैप्सिड एंड दे लाइक सेलुलर स्ट्रक्चर, यस दिस इज ट्रू, उसका खुद का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। एंड दे हेल्प इन डिकेइंग डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकेइंग करने में, सड़ाने गलाने में हेल्प करता है। तो नहीं, वो तो बैक्टीरिया करता है, वायरस नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी और सी जो है राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, और बी और सी दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटरबोर्न डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस। कौन से वाटरबोर्न डिजीज है जो बैक्टीरिया कोज कर रहा है? तो मलेरिया तो नहीं है, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम कोज करता है ना, प्रोटोजोल डिजीज है मलेरिया, ये तो नहीं है। कोलरा बैक्टीरियल डिजीज है बट मलेरिया नहीं है। टाइफाइड, जॉन्डिस, टाइफाइड तो है बट जॉन्डिस नहीं है। मलेरिया, अगेन मलेरिया पैरासिटिक प्लाज्मोडियम डिजीज है। जो ऑप्शन नंबर 4 है टाइफाइड एंड कोलरा, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जो कंटेमिनेटेड पानी की वजह से होते हैं। तो दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 इज in column A names of scientists are given and in column B some discoveries are given। column A में कुछ साइंटिस्ट दिए हुए हैं, column B में डिस्कवरीज दी हुई हैं। हमें बताना है कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमें पता है क्या किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की डिस्कवरी की थी, है ना। तो A का 4 किस में है, देख लीजिए, A का 4 इसमें है, इसमें तो है नहीं, ये कट गया। A का 4 इसमें है, इसमें भी नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब B पे चलते हैं। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। तो बी का हो गया 5। अब बी का 5 देख लीजिए कहाँ है, बी का 5 इसमें है और
इसमें तो है नहीं, तो ये भी कट गया, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से अगर आपको एक या दो ऑप्शंस भी पता है तो उनके थ्रू भी आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बताना नहीं है कि किसी को हाँ मुझे सारा आता है। अपना टाइम सेव करो, क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लो, बट मैं सारा ही बताऊंगी अभी, ठीक है। चलिए, क्योंकि लुईस पाश्चर ने क्या किया था, पाश्चराइजेशन और फर्मेंटेशन की प्रोसेस की थी, दी थी, तो सी का हो गया 2, सी का हो गया 2। एंड रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की खोज की थी, तो रॉबर्ट कोच का हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इन्होंने रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की खोज तो की ही थी, साथ के साथ और भी कुछ बैक्टीरिया की खोज की थी। कौन कौन से बैक्टीरिया थे वो? 2 बैक्टीरिया, एक तो था जो कोलरा कोज कर रहा था, विवरियो कोलरी, एंड दूसरा था जो टीवी कोज कर रहा था, तो टीवी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कोज करता है। तो वो 2 भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्होंने डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट कोच नहीं, एंथ्रेक्स भी, कोलरा भी और टीवी भी, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए, उसको रीड कर लेते हैं। A is prokaryotes do not have nucleus. This is true. Prokaryotes के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड में, न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। B is a single cell can perform all the functions in a unicellular organism. This is also true. C is blue green algae are the examples of prokaryotes. की जो algae है, blue green algae है, this is prokaryotes. This is also true. D है कि यूकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, की जो यूकैरियोट्स है ना उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, इनका जेनेटिक मटेरियल इस तरह से अंदर इसके प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ए बी सी तीनों ही सही है, तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10th इज select from the following a group of disease caused by bacteria. कौन से बैक्टीरियल डिजीज है, इन चारों में से हमें ये बताना है। तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, टीवी, निमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज consider the following column A and B in which the names of microorganisms are given in column A and the groups to which are given in column B. column A में नेम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, और ग्रुप बी में दिए कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप के हैं, उनसे मैच करना है। तो एस्परगिलस क्या है? एस्परगिलोसिस एक फंगस है, ठीक है। एस्परगिलस क्या है? फंगस। तो ए का 3 किस में है? देख लीजिए, ए का 3 इसमें है और ए का 3 इसमें है। अब ये दोनों ऑप्शन हो गए हमारे कट। अब बी देख लेते हैं, सॉरी बी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। बी का हो गया सेकंड, बी का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। चलो अब सी भी देखना पड़ेगा। पैरामीशियम क्या था? पैरामीशियम हमारा क्या था? पैरामीशियम हमारा प्रोटोजोआ था। पैरामीशियम क्या था हमारा? प्रोटोजोआ। पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, अमीबा पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ थे। तो सी का हो गया 4, सी का 4 इसमें भी है, चलो इसमें भी है, दोनों में ही है, सारे ही देखने पड़ेंगे इसमें। तो स्पाइरोगायरा क्या थी? हमारी एल्गी थी, स्पाइरोगायरा एल्गी थी। तो डी का हो गया फर्स्ट, डी का हो गया फर्स्ट। डी का फर्स्ट किस में है? इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। किसी किसी क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस भी देखने पड़ सकते हैं, तो सारे ही देखोगे ऑफ कोर्स, और किसी किसी में अगर 1 या 2 से भी काम बन रहा है तो 1 या 2 सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है फिर आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब है ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following plant disease are caused by bacteria? ये कुछ प्लांट डिजीजेज है, हमें बताना है कौन सा प्लांट डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, जो बैक्टीरिया कोज कर रहा है। ए है रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट जो है ना, इट इज अ फंगल डिजीज। रस्ट ऑफ व्हीट जो व्हीट में हो रहा था फंगल डिजीज है, तो ये तो नहीं है, हमें बैक्टीरियल डिजीज बताना है। सिट्रस कैंकर जो है इट इज बैक्टीरियल डिजीज। सिट्रस कैंकर जो है ना बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सी भी देख लेते हैं। येलो वेन मोजेको भिंडी, मोजेको भिंडी जो है ना, दिस इज वायरल डिजीज नॉट बैक्टीरियल डिजीज। तो हमें बैक्टीरियल बताना था, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गए, ये टोटल 12 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट।
यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में आपको नाइट्रोजन साइकिल नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल का वीडियो मिलेगा। इस पे बेस्ड जितने PYQs होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे नाइट्रोजन साइकिल के, वो भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी इसलिए लेती हूँ ना साथ में, एक तो आपको आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, प्लस आपको आइडिया भी लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करो। और यहाँ जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, ठीक है, बल्कि उससे एडवांस लेवल के ही मिल रहे हैं आपको नोट्स, तो थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें अब क्योंकि पूछी जाती हैं आपके सीटेट में। और सीटेट अब तो आपको पता है कि गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी जो काफी सालों से वर्किंग है उनको भी कंपलसरी हो गया देना। अगर आपने देखा हो, न्यूज सुनी हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अब सभी टीचर्स को, चाहे वो प्राइवेट हैं या फिर वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, टैट देना कंपलसरी है, या स्टेट टैट या सेंटर का टैट, सी टैट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कंपलसरी हैं अब। तो जो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपकी रिटायरमेंट को 5 साल रह रहे हैं तो आपको फिर ये पेपर नहीं देना है। पर अगर आप पेपर नहीं दोगे तो फिर आप प्रमोशन नहीं मांगोगे, है ना। अगर आपकी जॉब को 5 साल है तो आप पेपर नहीं भी दोगे तब भी आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। बट उसके अलावा अगर आपके पास अभी आपने जस्ट ज्वाइन ही किया है या आपके पास काफी साल है अभी जॉब के, तो आपको जो है सीटेट का पेपर देना पड़ेगा और आपके पास 2 साल का टाइम होगा। 2 साल के अंदर अंदर आपको जो है पेपर क्वालिफाई करना होगा। अगर आप पेपर क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर आपको जॉब को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपने न्यूज नहीं सुनी हो तो देख लेना एक बार, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का नया रूल है जो कि लागू होगा अब और फॉलो करना है। तो ठीक है, सीटेट अब सबके लिए कंपलसरी है, सीटेट या टैट। तो अपनी तैयारी करते रहिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सीटेट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, इजी है, सब हो जाएगा, बस अपनी तैयारी करते रहिए आप। और नोट्स आपको मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। सीटेट के नोट्स आपको साइंस के पर्टिकुलरली मैं दे ही रही हूँ आपको। ये चैनल ज्वाइन कर लेना आप, यहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। प्लस अभी तो हम कंटेंट ही कर रहे हैं, उसके बाद साइंस की पैडागोजी भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। साइंस की पैडागोजी भी डिस्कस कर लेंगे, बट पहले एक बार अपना सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर ले, और फिर उसके बाद पैडागोजी पे आएंगे। एंड नाइट्रोजन साइकिल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एटम्स का। और आप एटम्स के बाद कौन सा टॉपिक चाहते हो कि हम वो वाला टॉपिक डिस्कस करें, तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि मैम ये वाला टॉपिक करवा दीजिए, ओके। तो चलिए अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।